नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, कर्नाटक का चुनाव प्रचार तो संपन्न हो गया। कल सुबह वोटिंग है, 13 तारीख को रिजल्ट्स भी सबके सामने आ जाएंगे। हर गुजरता दिन या हर पलटा हुआ सफा मुझे लगता है कि असभ्यता, अशिष्टता, निर्लज्जता और सत्ता की हवस उसके नए पैमाने सेट कर रहा है। पहले लगता था कि शायद थोड़ा बहुत शिष्टाचार बचा है, थोड़ी बहुत सभ्यता बची है, थोड़ी लज्जा बची है, लेकिन जिस ढंग से लज्जा को यहां त्याग दिया गया कर्नाटक के चुनाव में, और जो नंगेपन का नृत्य डांस हमने देखा है, नाच हमने देखा है, उसे देख के तो सभ्यताएं भी शर्मा जाए। सत्ता की ऐसी नंगी हवस जो हमें देखने को मिली है, और ये लोग वो हैं जो अपने आप को भारत के सेवक कहते हैं, बल्कि 140 करोड़ इनके सेवक हैं। तो कभी कभी कहते हैं कि एक शब्द आता है, मैंने अक्सर कई बार अपने लेक्चर्स में यूज किया है, कहते हैं कि पब्लिक सर्वेंट। लेकिन एक चीज होती है जिसे पॉपुलर टोन में कहा जाता है बिटवीन द लाइंस। पब्लिक सर्वेंट के बीच में एक शब्द मिसिंग है जिसका नाम है इज, यानी कि पब्लिक इज सर्वेंट। यहां पर पब्लिक सर्वेंट है जो अपने आप को सेवक कहते हैं, उनकी शान शौकत राजाओं से बेहतर है। गली मोहल्ले के छुटभइये, गुंडे, मवाली जिस ढंग की भाषा का उपयोग करते हैं इस समय, और कई बार माएं अपने बच्चों को छुपा लेती हैं, अरे वो गुंडे हैं। तो आजकल वो सारे के सारे लोग आपको सत्ता के उच्च पदों पर बैठे दिखाई देते हैं, और जो भाषा आप उन छुटभइयों से गली मोहल्ले के सुनते थे, गाली गलौज की, वो आप भारत के उच्चतम राजनेताओं से सुनते हैं। दरअसल इनको चुनता कौन है? हम ही तो चुन के ला रहे हैं, तो हमारा भी तो दोष उतना ही है। लेकिन विकास की बातें करने वाले और अंत में फिर अपना सेट एजेंडा वही हिंदू मुसलमान के ऊपर आ जाते हैं, और वही बजरंगबली के नारे, श्री राम के नारे, निर्लज्जता की नई नई सीमाएं तय करना, यही कुछ तो हो रहा है। इसके अलावा भारत की बाकी राजनीति है। राजस्थान में जो घट रहा है, सचिन पायलट के द्वारा उनका पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुना, वो फिर से एक और क्या कहते हैं कि यात्रा पर निकल पड़े हैं अगले 11 तारीख को। कहते हैं कि जो वहां पर कुछ छात्र हैं उनको न्याय नहीं मिल रहा है, शायद वो भी अपनी एक भूमि ढूंढ रहे हैं और वो भूमि उन्हें मिल नहीं रही है। तो एक मंथन की प्रक्रिया भारत में चल रही है। वो कई बार मैं जो सुनील शुक्ला जी का आशावाद है उससे प्रेरित होता हूँ, और उससे प्रेरित होकर फिर मैं कहता हूँ, लगता है ये भी समुद्र मंथन चल रहा है, इसमें बीच में से विष भी निकलता है और बीच में शायद किसी दिन अमृत भी निकल आए। लेकिन क्या होगा जिस दिन अमृत, वो भगवान विष्णु मोहिनी के भेष में अमृत बांट रहे होंगे, और फिर एक राक्षस क्या कहते हैं उस लाइन में लग जाएगा और अमृत को पी जाएगा, और मोहिनी जी को गुस्सा आएगा और गला काट देंगे, और वो राहु और केतु बन जाएंगे, और आज तक हमारा पीछा कर रहे हैं वो। तो अमृत निकल आएगा तो भी कष्ट है, और विष तो खैर निकल ही रहा है, जितना आप समझ सकते हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए कि जो सत्ता की जो हवस है, निर्लज्जता है, अशिष्टता है, असभ्यता है, एक घिनौना चुनावी प्रचार, ये लगता है कि 2024 का सिर्फ एक ट्रेलर था। जैसे केरल स्टोरी का एक ट्रेलर आया तो हलचल मची, अब तो पिक्चर आ गई है। वही ऐसा लगता है कि 2024 भी एक पिक्चर है, और ये अभी कर्नाटक चुनाव उसका एक ट्रेलर मात्र था। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ 3 प्रबुद्ध विद्वान मौजूद हैं, तीनों भारत के प्रसिद्ध चेहरे। किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, लेकिन रवायत है। तो डॉक्टर अनिल जैहिंद जी, सुनील शुक्ला जी, धनंजय कुमार जी, जय हिंद और नमस्कार, आप सबका स्वागत है। सबसे पहले धनंजय जी, आज बिहार की पुण्य भूमि है, और वहां पर नालंदा की पुण्य भूमि, जहां पर कभी भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, विद्या का केंद्र हुआ करता था। धनंजय कुमार जी, नालंदा की भूमि, भगवान बुद्ध की भूमि, गांधी की भूमि, नानक की भूमि, महावीर की भूमि, और देख लीजिए किस किस्म की असभ्यता और अशिष्टता भारत में देखने को मिल रही है। समुद्र मंथन में से सिर्फ हलाहल ही निकल रहा है सर, फिलहाल तो अमृत तो निकलता नजर नहीं आ रहा है। धनंजय जी। सर, ये समुद्र मंथन वाला दौर तो नहीं मैं मानूंगा कि समुद्र मंथन में शुरुआत में ही निकला था हलाहल, बाद में अमृत आया था।
लेकिन यहाँ तो हमने देखा कि आज़ादी की लड़ाई जो लंबे समय चली, उसमें अमृत पहले निकल गया जी। और अभी जो है अच्छा। हलाहल वाला टाइम है, उल्टा हो रहा है। अब इसके दो मैं उदाहरण दूँ, 2 उदाहरण मतलब 2 प्रसंग बताऊँ, क्यों ऐसा हो रहा है। सबसे पहले तो ये देखिए कि हमारे आस-पास के जो प्रबुद्ध लोग हैं या जो पढ़ा-लिखा वर्ग है, क्या वो राजनीति में आना चाहता है? तो राजनीति उसके लिए जो है अछूत की तरह है, राजनीति में नहीं आना चाहता है। तो राजनीति में जब अच्छे लोग नहीं आएँगे, तो ज़ाहिर है राजनीति जो है टपोरियों का अड्डा बन जाएगा। मैं हुँ। देखता हूँ कि जो जो जुलूस निकलते हैं, राम जन्मभूमि के जुलूस, राम जन्म जयंती में जो जुलूस निकले या जो और जिस तरह के जुलूस निकलते हैं, पार्टियों की रैलियाँ होती हैं, उन रैलियों में कौन लोग आते हैं झंडी पताका लेकर के? वो कौन लोग होते हैं जो तलवारें लहराते हुए आते हैं सड़कों पर? वो कौन लोग होते हैं जो मोटरसाइकिल से चलते हैं, ट्रकों में भर-भर के आते हैं, हुड़दंग मचाते हैं? वो पढ़ा-लिखा वर्ग नहीं होता है। पढ़े-लिखे वर्ग के बच्चे जो है, वो नौकरियों में व्यस्त है, विदेश कैसे जाया जाए इसकी तैयारी कर रहे हैं। वो ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो छूट गए हैं जीवन में। वो गरीब पिछड़े लोग हैं ज़्यादातर या जो 500 रुपए दे करके या 10-1000 रुपए दे करके जो दिहाड़ी मज़दूरी करते हैं, वो लोग लाए जाते हैं। तो उनके लिए एक उत्सव की तरह होता है ये। वो ज़िंदाबाद के नारे लगाते हैं, बदले में उनको जो है 500-1000 रुपए मिल जाते हैं, प्लस राशन कार्ड बना देगा कोई या कुछ और लालच थोड़ा बहुत छोटा-मोटा दे देगा। एक तो ये वजह है कि राजनीति को पढ़ा-लिखा वर्ग जो है, अच्छा नहीं मानता है। हमारे पिताजी ने ये नहीं कहा कि बेटा पढ़ लिख लो, राजनीति में जाना। मुझे लगता है हम यहाँ पे जितने लोग हैं, उनमें से किसी के पिताजी ने ये नहीं कहा कि राजनीति करियर चुनना राजनीति में। हम सबके पिताओं ने कहा है कि भैया आप आईएएस बन जाओ, यूपीएससी क्रैक कर लो, बीपीएससी कर लो, कुछ नहीं कर पाओ तो क्लर्क तो बन जाओ, इतना तो पढ़ो कि क्लर्क बन जाओ। हमारे बिहार में आएँगे तो आप देखिएगा, रेलवे का फोरमैन बनने के लिए, गैंगमैन बनने के लिए भारी आबादी है। बिहार में जो लड़के जो पढ़ रहे हैं मैट्रिक पास करके, 12वीं पास करके, ग्रेजुएशन करके, इवन जिन्होंने मास्टर डिग्री ली हुई है, वो गैंगमैन की परीक्षा देते हैं। लेकिन वो राजनीति में नहीं आते हैं। राजनीति में वही आते हैं जो लफंगे होते हैं, जो बदमाश होते हैं, जिनके हाथ में रिवॉल्वर होती है, जो जिनको जिनको बिना दारू की नींद नहीं आती है, वही राजनीति में है। जो एस्टेट एजेंट का काम करते हैं, जो और दूसरे किस्म के दलाली का काम करते हैं, राजनीति में वही लोग हैं। या फिर राजनीति में कौन है? राजनीति में वो लोग हैं जो पैसे वाले लोग हैं। जो पैसे वाले हैं, जो जमींदार परिवार के हैं या जिनके पिताजी ने लूट करके बड़ी संपत्ति जमा कर ली है या जिनके पिताजी किसी पार्टी में थे और उनके बेटे जो है आगे आ गए, वो लोग हैं। अब देख लीजिए कि चुनाव लड़ने का खर्च जो है, अगर कोई व्यक्ति अगर एमपी का चुनाव लड़ता है तो 5 से 7-10 करोड़ रुपया खर्च है मिनिमम। क्या हम आप में से ऐसे लोग हैं, हम आप अगर लड़ना चाहें तो 10 करोड़ रुपया खर्च करने की औकात है? निर्दलीय तो लड़ नहीं सकते चुनाव। अब अगर किसी पार्टी का अगर हम टिकट चाहते हैं तो क्या पार्टी हमको टिकट देगी? पार्टी जो टिकट देती है वो बृजभूषण शरण सिंह को टिकट देती है पार्टी, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह खुद भी जीतेंगे और 5 आदमी को और जिता देंगे। हम नहीं जीत पाएंगे। तो राजनीति का जो स्वरूप है, राजनीति का जो चरित्र है, वो बदल चुका है। और एक और बात यह है कि राजनीति में पहले जो लोग आए, आज़ादी के समय जो राजनीति में आए थे, देश को बेहतर देश बनाने के लिए आए थे। उनको लगा था कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा देश हम दे सकें। जैसे एक पिता चाहता है कि हम अपने बच्चों को इतनी संपत्ति दे जाएं, इतना पढ़ा लिखा जाएं कि वो उनको जीवन में तकलीफ ना हो। लेकिन आज जो नेता हैं, उनको कुछ दिख नहीं रहा सिवाय अपने बच्चों को। हालांकि मैं कहूं कि अपने बच्चों का भविष्य भी खराब कर रहे हैं। ठीक है, वो विदेश भेज दें या इतने करोड़ों की संपत्ति उनको दे जाएं कि उनको जीवन में तकलीफ ना हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब उनको तकलीफ आ जाएगी। कई नेताओं को मैं जानता हूँ, जिन नेताओं के बच्चे जो है आज बुरी हालत में है। तो देश अच्छा बनाने का जो एक ध्येय था पॉलिटिशियन का, राजनीतिज्ञ का, वो ध्येय खत्म हो गया। ज़्यादातर राजनीति में वो आ रहे हैं जिनका काम है कि मैं किसी तरह इस पोस्ट पे आ जाऊं और मैं पैसे कमा लूं। आपको ताज्जुब होगा सुन करके, दिनेश भाई, अनिल जी और सुनील जी, मुखिया का चुनाव लड़ते हैं तो मिनिमम 5 साल में 50 लाख रुपया उनकी जमा हो जाता है बैंक में। 50 लाख का कम से कम प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं एक मुखिया का चुनाव जीत करके। मुखिया का चुनाव मतलब 4 या 5 गांव या 3 गांव होते हैं। अब बताइए कि मुखिया का चुनाव जीत करके अगर 50 लाख कमाता है 10 साल में,
तो सांसद कितना कमाता होगा? तो कमाने के लिए ही आते हैं राजनीति में। राजनीति में उनका आने का मकसद देश को बेहतर बनाना नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री जी जो हैं वो कुछ भी बोलते हैं, वो जय बजरंगबली का नारा लगाते हैं। अब बताइए 21वीं सदी में देश राजीव गांधी के समय गया था, अभी भी हम जय बजरंगबली के नारे लगा के जीत जाते हैं चुनाव, हैं? तो अब मुसलमानों को गाली दे के जीत जाते हैं चुनाव। तो ऐसे माहौल में राजनीति का एक जो नंगा रूप है, मुझे लगता है, लेकिन अभी ये क्लाइमेक्स नहीं आया है, अभी आना बाकी है। क्योंकि जी। अभी फिर भी थोड़ी-सी जो है लाज शर्म है, लोक लाज है। अभी पूरे नंगे हुए नहीं हैं। अभी आप प्रधान सेवक की बात कर रहे थे, तो अब देखिए क्या कहा नड्डा साहब ने कि अगर मोदी जी का आशीर्वाद चाहिए तो कमल खिलाइए। सेवक आशीर्वाद थोड़े माँगता है, देता है, वो तो आशीर्वाद माँगता है। तो ये सारा कुल मिला करके मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ से भी जो देख रहा हूँ, अभी मैं सुबह में कुछ लड़कियों के इंटरव्यू देख रहा था जो पटना वुमेन्स कॉलेज, बिहार में बड़ा चर्चित कॉलेज है पटना वुमेन्स कॉलेज। पटना वुमेन्स कॉलेज की लड़कियां कह रही थी कि बिहार में नीतीश ने कुछ नहीं किया है, मोदी को ही जिताना है, मोदी ही जीतेगा। तो इस तरह की लड़कियां हैं, वुमेन्स कॉलेज मतलब पढ़ी लिखी लड़कियों को अगर नहीं समझ में आ रहा है कि बिहार में क्या हुआ है, मोदी जी ने क्या किया है, तो दूसरा अनपढ़ आदमी क्या देखेगा। जी दिनेश जी। भाई।